गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चौधरी मोटाराम नील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा छत्तीसगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने समाज के मुद्दे जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है महिला शिक्षा में समान अवसर। महिला शिक्षा में समान अवसर। महिला शिक्षा में समान अवसर के अंतर्गत सबसे पहले हम महिला शिक्षा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। महिला शिक्षा का इतिहास। महिला शिक्षा का इतिहास जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल। तो जो वैदिक काल था उसमें महिला व पुरुष में किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता था। दोनों को ही परस्पर कार्य करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए और जो विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम था उसमें भाग लेने के जो समान अवसर उन्हें दिए जाते थे। किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता था। भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर आगे हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणीय कर्म कांडों और आडंबरों के कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कहते हैं कि उत्तर वैदिक जो काल था उसमें जो महिला की स्थिति थी वो अत्यंत ही निम्न हो गई थी, अत्यंत ही निम्नता की ओर चली गई थी। तो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म था उस समय बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। बाल विवाह। परंतु जो महिलाएं हैं उनको बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए और जो आजीवन शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की अनुमति उन्हें दी गई थी। परंतु जो जनसाधारण था उसमें जो महिला शिक्षा थी वो हमेशा ही अपेक्षित दशा में रही। अपेक्षित दशा में। तो उस समय जो परिवार थे उसमें लड़के और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है वो किए जाने लगे थे। हमेशा ही पुरुष वर्ग को प्रधानता दी जाती थी और जो नारी वर्ग है या जो स्त्री वर्ग है उसे हमेशा ही गौण स्थान पर रखा गया। आगे हम बात करते हैं मध्यकाल की या मुस्लिम काल की। मध्य काल या इसे बोलते हैं मुस्लिम काल। अब कहते हैं कि जो मध्य काल है या फिर जो मुस्लिम काल है उसमें जो महिला शिक्षा का जो इतिहास है वो बहुत ही दयनीय दशा में था। महिला शिक्षा का इतिहास। और इस समय बाल विवाह, बहु विवाह, जौहर आदि का जो प्रचलन है वो हो गया था। बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, जौहर, पर्दा प्रथा आदि सबका प्रचलन था। तो उस समय कहते हैं कि इन सभी के कारण जो महिलाओं की जो स्थिति है या फिर जो महिला शिक्षा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता था और जो महिला शिक्षा की जो स्थिति है वो अत्यंत ही दयनीय दशा में आ गई थी। तो आगे हम बात करते हैं ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल। तो जो ब्रिटिश काल था उसमें जो महिलाओं की जो शिक्षा है उससे संबंधित जो प्रयास है वो किए गए और जो स्वतंत्रता आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था उसमें स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें सुधार किया गया। तो करके जो लैंगिक समानता है, लैंगिक
समानता संबंधित भी जो प्रयास है वो किए गए, जिससे जो नारियों की जो स्थिति है या महिला की जो स्थिति है वो उच्च मतलब निम्न से उच्च की ओर जा सके, और जो महिला शिक्षा है उसके विकास के लिए भी कार्य किए गए। जो लैंगिक समानता है इसके अंतर्गत बाल विवाह निषेध, (1829) के विलियम पैट्रिक जौहर, सती प्रथा आदि का, इन सभी का उन्मूलन किया गया, जो ताकि जो महिला शिक्षा के जो विकास है, महिला शिक्षा के विकास संबंधी जो प्रयास है वो किए जा सके। आगे हम बात करते हैं आधुनिक कालीन भारत में। आधुनिक भारत में जो महिला शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए गए, और संविधान और जो असमानता है उसकी समाप्ति की गई, और जो संविधान है उसके संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 40, 42 आदि में जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के समान ही जो मौलिक अधिकार हैं वो दिए गए। इस प्रकार जो महिलाओं की स्थिति है उसको बेहतर बनाया गया। तो अब कहते हैं कि इसके कारण ही महिलाओं की जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई तो उन्होंने लैंगिक जो शिक्षा है उसकी भी मांग की, लैंगिक शिक्षा की, और लैंगिक शिक्षा के कारण ही बालक बालिकाओं में जो सकारात्मक सोच है वो विकसित की गई। तो ये तो हुआ महिला शिक्षा का इतिहास। आगे हम बात करते हैं महिला शिक्षा की अवधारणा और वर्तमान स्थिति। महिला शिक्षा की अवधारणा एवं वर्तमान स्थिति। अब जो कहते हैं जो शिक्षा है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, हमेशा ही वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जो शिक्षा है वो बालक का सर्वांगीण विकास करती है, उसका सामाजिक आर्थिक सभी प्रकार का जो विकास है वो करती है, और शिक्षा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति जो है वो सभ्य मनुष्य कहलाता है। तो आगे जो महिला शिक्षा की जो वर्तमान की जो स्थिति है वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि जो शिक्षित समाज है उसमें तो जो पढ़ाई है या फिर जो स्टडी है उसके महत्व को समझा जाता है, उसकी उपयोगिता को देखा जाता है, परंतु जो आज भी जो पिछड़े लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पिछड़ी जनसूची जो जनजाति है उसमें भी जो शिक्षा के महत्व को इतना अच्छी तरह से नहीं समझा गया है, तो करके भी उसमें भी जो शिक्षा है वो कम मात्रा में देखी जाती है, क्योंकि जो लोगों की जो सोच है वो ही नकारात्मक है, वही जो सोच है वो रूढ़िवादिता से संबंधित है। और कहते हैं कि जो आज के टाइम में जो शिक्षित समाज है उसमें भी जो उच्च शिक्षा के लिए जो महिलाएं हैं उन्हें आगे नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं सन 2011, जो 2011 है उसमें जब अपने सन 2000 में जो भी साक्षरता की जो भी गणना की गई, इसमें जो महिला शिक्षा है, जो महिलाओं की जो शिक्षा है उसकी जो स्थिति है वो बहुत ही निम्न है। और जब बात करते हैं फिर कहते हैं कि जो ये महिलाओं की जो स्थिति निम्न है या महिलाओं की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता हो, तो उसके पीछे जो समाज है उसकी रूढ़िवादी सोच है, उसकी नकारात्मक सोच है। परंतु कहते हैं कि बहुत से जैसे भारत में केरल में जो महिला शिक्षा की जो दर है वो अत्यधिक है, क्योंकि उस समय जो महिलाएं हैं वो जन आंदोलन से जुड़ी और अपने अधिकारों से संबंधित या अपने शिक्षा से संबंधित उन्होंने आंदोलन किया था। तो ये तो हुई महिला शिक्षा की अवधारणा, उसकी वर्तमान स्थिति। आगे हम बात करते हैं महिला शिक्षा में जो समान अवसर है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव के बारे में बात करते हैं। किस तरह महिला शिक्षा में समान अवसरों के सुझाव दिए जा सकते हैं। अब जो पहला सुझाव है वो है आर्थिक समस्या का हल। आर्थिक
समस्या का हल। अब इसमें कहा गया है कि जो महिला शिक्षा है उसके विकास के लिए जो केंद्र सरकार है उसका कर्तव्य ये है कि वो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में उन्हें आर्थिक सहायता दे। और जो राज्य सरकार है उसका ये कर्तव्य बनता है कि जो भी बालिका विद्यालय हैं उनमें अगर उनको आर्थिक अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उनको दी जाए ताकि वो बालिका विद्यालयों का विकास किया जाए और साथ साथ में अधिक से अधिक वो जो बालिकाएं हैं उनको विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। तो इस प्रकार जो केंद्र सरकार है उसका कर्तव्य ये है कि वो जो राज्य सरकार है उसको आर्थिक सहायता दे। जो नेक्स्ट है वो है रूढ़िवादिता का उन्मूलन। सेकंड पॉइंट है रूढ़िवादिता का उन्मूलन। अब इसमें कहा गया है कि जो महिला शिक्षा है उसका विकास अगर करना है तो हमारी जो रूढ़िवादी जो सोच है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोगों की जो नकारात्मक सोच है उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि जो महिला शिक्षा है या फिर जो बालिका शिक्षा है उससे मतलब जो भी बालिकाएं हैं उनको अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, अधिक से अधिक जो उनका दृष्टिकोण है वो परिवर्तित किया जाए। तो रूढ़िवादिता का उन्मूलन होगा तो महिला शिक्षा का विकास संभव हो सकेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दृष्टिकोण में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट है दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब महिला शिक्षा के विकास के लिए जो जनसाधारण है उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा। जो जनसाधारण है उसको शिक्षा से संबंधित जो लाभ है या शिक्षा की जो उपयोगिता है उसके संबंध में उन्हें जागरूक करना पड़ेगा ताकि उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके, उनको समझ आ सके कि आज के टाइम में जो शिक्षा है उसका कितना महत्व है और कितनी उसकी उपयोगिता बढ़ चुकी है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की फिल्में हैं, प्रदर्शनियां हैं, टीवी है, रेडियो है, उनके द्वारा इनके जो दृष्टिकोण है, जो लोगों की जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक सोच में परिवर्तित किया जाए ताकि जो बालिकाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं उनके जो परिवार वाले हैं उनको सपोर्ट करें कि हाँ अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ो, ना कि उसको ये कहे कि नहीं बेटा आपने तो घर का कार्य ही करना है। अब जो नेक्स्ट है वो है शिक्षा प्रशासन में सुधार। फोर्थ नंबर पे शिक्षा प्रशासन में सुधार। अब इसमें कहते हैं कि जो बालिका शिक्षा है उसका विकास करने के लिए जो शिक्षा प्रशासन है उसमें सुधार किया जाए। जो शिक्षा प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो केवल पुरुष वर्ग के हाथ में ना होकर स्त्री वर्ग के हाथ में भी होना चाहिए। इसके लिए जो सरकार है उसे एक तो राज्य में शिक्षा संचालिका, राज्य में शिक्षा संचालिका और उसके अधीन निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करें और जो विद्यालय निरीक्षिकाएं हैं वो जो बालिका विद्यालय है उसका निरीक्षण करें, उन्हें पता हो कि भी उसमें क्या कमी है, उससे संबंधित संबंधित जो सुझाव है वो दिए जाए और जो विद्यालय है वो जो बालिका विद्यालय है वो इन जो विचारों पर अच्छे से विचारों को सोचे और उससे संबंधित जो भी सुधार करनी है वो करें। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपव्यय तथा अपरोधन का उपचार। अपव्यय व अवरोधन का उपचार। अब बालिका शिक्षा के विकास के लिए अपव्यय तथा अवरोधन का उपचार किया जाए। उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं कि जैसे कि जो विद्यालय का जो वातावरण है उसे आकर्षक बनाया जाए और जो पाठ्यक्रम है उसे मतलब रोचक बनाया जाए और उसमें जो मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण विधियां हैं उसका भी उपयोग किया जा सकता है। जो परीक्षण प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए। इस प्रकार जो अपव्यय तथा अपरोधन का उपचार किया जा सकता है जिससे जो बालिका शिक्षा है उसका विकास संभव होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है बालिका विद्यालयों की स्थापना। 6 नंबर पर बालिका विद्यालयों की स्थापना। अब बालिका शिक्षा के विकास के लिए बालिका विद्यालयों की जो स्थापना है वो की जानी चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में बालिका विद्यालयों को खोला जाना चाहिए और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जो भी विद्यालय बालिका विद्यालय है जिसे मान्यता नहीं दी है तो उससे संबंधित जो भी उनको उससे संबंधित उन्हें मान्यता दी जाए और जो भी उसमें सुधार करने हैं वो किए जाएं, ताकि जो बालिका शिक्षा है या बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा मिले, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। और जो बालिकाएं हैं और माध्यमिक स्तर पर कहते हैं अधिक से अधिक जो विद्यालय है वो बालिका विद्यालय खोले जाएँ, जिससे जो बालिकाएँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें किसी भी विद्यालय संबंधी कोई भी जो समस्या है वो उसका सामना उन्हें ना करना पड़े। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है सहमत है वो है सह शिक्षण शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति। सह शिक्षण शालाओं में अध्यापिकाओं की नियुक्ति। अब जो सह शिक्षण संस्थान है उसमें जो अध्यापिकाएं हैं उसकी नियुक्ति की जाए। जो अध्यापिकाओं का जो अभाव पाया जाता है उससे संबंधित सुझाव दिए गए हैं। जो पहला सुझाव दिया गया है वो तो ये है कि जो भी महिलाएं अध्यापिकाएं हैं उनको जो उनके ग्राम जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके साथ जो भी गांव है उसमें जो भी बालिका विद्यालय है उसमें उसकी नियुक्ति की जाए। अगर उसके और कहते हैं कि और सेकंड नंबर पे ये बताया गया है कि जो महिलाएं हैं महिलाओं को शिक्षण कार्य की ओर आकर्षित करने के लिए जो शिक्षण दर है उसमें वृद्धि की जाए। अगर कोई महिला है और उसका जो पति है वो भी अध्यापक है तो कहते हैं कि उन्हें एक ही स्थान पर रखा जाए, वो एक साथ रह सके और साथ में एक ही जो उसका स्थानांतरण है वो भी एक जगह पर किया जाए ताकि ताकि वो बालिका विद्यालय में कार्य कर सके। तो कहते हैं कि जो शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाए, ऐसी नियुक्ति की जानी चाहिए जो बालिकाओं की जो समस्याएं हैं उसको समझ सके, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं में भी उसकी हेल्प कर सके और इस प्रकार से जो बालिका शिक्षा के विकास संबंधी जो कार्य है वो किए जा सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट है वो है विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था। 8 नंबर पे है विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था। अब बालिका शिक्षा के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो बालक है या बालिका है उसकी जो भी रुचियां हैं, जो भी अभिवृत्तियां हैं, जो भी मनोवृत्तियां हैं उसमें अंतर होता है। तो अब जो पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला परिवर्तन है वो ये किया जा सकता है कि जो प्राथमिक स्तर है उस पे बालक और बालिका की जो भी शिक्षा है वो एक समान होनी चाहिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। फिर आगे हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर। तो कहते हैं कि जो माध्यमिक स्तर है उसमें भोजन शास्त्र, गृह विज्ञान, सिलाई कढ़ाई आदि से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो रखा जाए माध्यमिक स्तर पर। भोजन शास्त्र, गृह विज्ञान, सिलाई पढ़ाई आदि से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको मतलब पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। आगे हम बात करते हैं उच्च स्तर पर गृह शास्त्र, गृह प्रबंध, उच्च स्तर पर गृह शास्त्र, गृह प्रबंध, गृह अर्थशास्त्र की जो व्यवस्था है वो की जाए। पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान दिया जाए ताकि जो बालिकाएं हैं उनको वो विद्यालय की ओर आकर्षित होने लगे कि हाँ जिस विद्यालय में हम जा रहे हैं तो हम उसे जैसे बोलो सैद्धांतिक रूप से ना पढ़कर उसे व्यवहारिक जो ज्ञान है वो भी उसे दिया जाए। तो कहते हैं कि जो माध्यमिक स्तर पर जो शारीरिक शिक्षा है, माध्यमिक स्तर पर जो शारीरिक शिक्षा है उसको भी बालक और बालिकाओं के लिए आवश्यक बनाया जाए। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सरकार का उदार दृष्टिकोण। सरकार
का उदार दृष्टिकोण। अब महिला शिक्षा के विकास के लिए जो सरकार है उसका एक उदार दृष्टिकोण, उदार जो सरकार का जो दृष्टिकोण है वो उदार है, वो शिक्षा मतलब बालिका विद्यालय से बालिका जो शिक्षा उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करे, जिससे जो बालिकाएं हैं वो उनको विभिन्न प्रकार के जो लाभ है वो हो सके। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन। ग्रामीण दृष्टिकोण में परिवर्तन। अब बालिका शिक्षा का विकास तभी हो सकता है जो ग्रामीण दृष्टिकोण में जब परिवर्तन किया जाए। तो कहते हैं कि जो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी जो सोच है वो पिछड़ी हुई है या रूढ़िवादिता से संबंधित है, इसलिए जो बालिका शिक्षा के जो अवसर है उसमें समानता वो नहीं हो पाती, क्योंकि जो उनकी जो सोच है वो नकारात्मक सोच है। इसलिए कहा गया है विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां करके, चलचित्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से जो बालिका शिक्षा है उसको हमेशा ही